नहीं होती, जो भी एक्सरे पे दिखता है वो बोन्स दिखती हैं, हड्डियां दिखती हैं। तो जो भी हड्डी दिखेगी हम वही बता पाएंगे। बात समझे? सर लेंग की 2 नाम बताए, रिपीट करें ना। कौन सा? लेंग की बोन की तो आपने 2 नाम बताए, रिपीट करना प्लीज। हाँ बता रहा हूँ। ऊपर वाली जो जांग की हड्डी में बोल रहा था, जांग की जो हड्डी है वो है फीमर बोन, FEMUR। लिख पा रहे हैं? यस सर। और नीचे वाली जो हड्डी है टिबिया एंड फिबुला, टिबिया TIBIA, टिबिया। ये मोटी वाली जो हड्डी है टिबिया, जो बड़ी है पाँव की, ये टिबिया बोन है। ठीक। यस सर। और ये जो छोटी वाली है पतली सी, इसको हाथ से अपन फील करते हैं, बाहर की ओर रहती है, ये फिबुला, FIBULA, फिबुला। ठीक है। यस थैंक यू सर। ओके, तो ये हमने जो एक्सरे अभी आपको बताया है, ये सिर्फ इतना एक्सरे जो बताया है ये सामने से लिया जाता है। एंट्री पोस्टीरियर व्यू है, इसको व्यू बोलते हैं, AP व्यू बोलते हैं, AP व्यू। ठीक है, जो सामने से लिया गया एक्सरे है, इसमें हमें जोड़ अच्छे से दिखता है। ठीक। और दूसरा जो मैं आपको बता रहा था, जब भी मरीज आता है दर्द से या कोई फ्रैक्चर होता है उसको, तो दूसरा व्यू जो हम लोग लेते हैं वो है लैटरल व्यू। लैटरल मतलब जो टेढ़ा करके लेते हैं, मतलब जो सामने से ना लेके, इसको बोलते हैं कि दीवार की तरफ देखो और एक्सरे आपको बाजू से आएगा आपके। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, तो वही है। इसमें अब देखिए, जो आपको इसमें अलग सा एक चीज दिख रहा होगा, ये जो मैंने आपको सामने वाले जो एक्सरे में नहीं दिख रहा था, वो ये वाली छोटी सी हड्डी, ये जो आपको लैटरल व्यू में दिख रही है, देख रहे हैं? ये जो छोटी सी कटोरी है, ये कटोरी वाली हड्डी को बोलते हैं पटेला। पटेला बोन बोलते हैं इसको, जो कि हमें हमेशा पटेला बोन, PATTELA, ये हड्डी का नाम है, जो कि हमें टोटल जो जोड़ है हमारा घुटने का, वो 4 हड्डी से बना हुआ है। ये है ऊपर वाली हड्डी फीमर, ये पटेला, ये बड़ी वाली जो हड्डी है टिबिया, और ये छोटी वाली जो हड्डी है पतली सी, ये फिबुला। ठीक है। समझ गए? यस सर। तो ये कुल मिला के ये सिर्फ घुटने के बारे में अभी बताया है। काफी ये घुटने का एक्सरे है। दूसरा एक्सरे मैं आपको दिखाता हूँ। ये समझ में आ गया सबको? जी सर, परफेक्ट। यस सर। ठीक है, तो पहले तो हमें बस ये जानना है कि एक्सरे को पढ़ते कैसे हैं या एक्सरे को पहचानना कैसे है, कौन सी हड्डी कहाँ की है, जांग की कौन सी है, पाँव की कौन सी हड्डी है, ये पहले जानना जरूरी है। बाकी उसमें फ्रैक्चर है नहीं है, ये सब आपको आगे बाद में बताऊंगा मैं। अभी से बस बेसिक से जानना है कि ये कौन सी हड्डी है। हमें कभी भी एक्सरे देखना होता है तो पहचानना कैसे है कि हमारे पाँव की कौन से अंग की है। ठीक है। अब दूसरा मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये देखिए, अब ये है, कोई बता पाएगा ये कौन से पार्ट का एक्सरे है? हाथ का सर। हाथ का है सर। बहुत रेडियस अल्लाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ट्यूबिला पटेला। हाँ, अल्लाह अल्लाह। अब इसमें रेडियस कौन सा है, ये कोई बता पाएगा? आपने तो पहचान लिया, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें रेडियस कौन सी है, अल्लाह कौन सी है? लंबा हड्डी वाले। लंबा हड्डी वाली क्या है? ये अंगूठे के पास सर रेडियस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली जो हड्डी है हमारी। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये नॉर्मल एक्सरे नहीं है। ठीक, समझ पा रहे हैं? नॉर्मल हमारी हड्डी ऐसी तो होती नहीं है, है ना? इसमें जरूर फ्रैक्चर है, कोई मर्ज है इस बीमारी का, जो यस यस यस, बोथ बोन फ्रैक्चर है, बिल्कुल सही। तो ये आपको अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सामने से लिया गया एक्सरे है, जिसमें हमें दोनों हड्डियां, ये जोड़ है, जोड़, ये हाथ का है, ये हाथ का पार्ट है, और ये हमारे
फोर आर्म बोलते हैं जिसको, जो अपना रेडियस अल्ना जिसमें होती है उसको फोर आर्म बोलते हैं। ये पूरा फोर आर्म होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक फोर आर्म। ये रिस्ट जॉइंट होती है, जो ये बीच में छोटी छोटी हड्डियां दिख रही हैं हमें, इनको कार्पल बोन बोलते हैं, CARPEL, कार्पल बोन्स। ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमें उंगलियां दिख रही हैं, यहाँ से उंगलियां स्टार्ट हो रही हैं, और ये पूरा ये हैंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हैंड होता है। ठीक है, आया ये चीज समझ में? एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत हो मुझसे तुरंत उसी समय पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे बढ़ने का मतलब नहीं है, तो आप मेरे को रोक सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको बताता हूँ, ये यहाँ से लेके ये जो रेडियस अल्ना का जंक्शन है ना, ये है हमारी छोटी छोटी बोन्स, इसको कार्पल बोलते हैं, कार्पल बोन होती है। ठीक है, ये टोटल 8 बोन होती हैं। ये जो आपको दिख रही है छोटी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये छोटी छोटी जो है हड्डियां, ये कार्पल बोन्स है, इसको कार्पल बोलते हैं, कार्पल बोन। ठीक है, समझ में? ये जो है अब ये कार्पल जो बोन्स हैं, और ये रेडियस, ये मोटी वाली जो है, जो अंगूठे की तरफ जो बताया था अभी, रेडियस अंगूठे की तरफ होती है, अल्ना उसके अपोजिट वाली होगी फिर। ठीक है, यहाँ से ये जो हमें ये जोड़ है, रेडियस अल्ना का जो ये जोड़ है, ये जो बन रहा है, ये सर्कल चांद, ये इसके नीचे जो भी है, इसको हम फोराम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके ये जो एल्बो जॉइंट है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट से लेके रिस्ट जॉइंट तक ये जो पार्ट होता है, इसको फोराम बोलते हैं। ठीक जी। ठीक है, और ये कार्पल बोन हो गई जो आपको बताई थी, 8 होती है ये। और ये जो हाथ की जो बात कर रहा था, हैंड जिसको बोलते हैं, वो ये कार्पल बोन से ऊपर जो भी है दिख रहा है, वो हैंड है, इसको हैंड बोलते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। और ये सामने से हमने एक्सरे लिया है, ये हमें जो छोटा सा नीचे दिख रहा है पार्ट, आपको और अच्छे से दिखा सकता हूँ, जैसे ये दिख रहा है, एपीलेटरल है। हाँ, तो ये वाला जो है ये एपी है, एपी व्यू बोलते हैं इसको। ठीक, और ये वाला जो पार्ट है ये लेटरल है, ये हाथ जो टेढ़ा करके दिखाया गया है ना, हमें सिंगल बोन दिख रही है, इधर 2 बोन नहीं दिख रही है। अगर सिंगल बोन दिखती है तो उसको लेटरल व्यू बोलते हैं, समझ गए? है ना, ये एपी व्यू में दोनों दिख रहा है। लेटरल व्यू में हमें सिर्फ एक ही हड्डी दिख रही है, जो कि नॉर्मल अलाइन हो जाती है, एक के ऊपर एक हो जाती है लेटरल व्यू में। ठीक है, तो ये हो गया हाथ, ये पूरा हाथ, यहाँ हैंड हो गया, ये छोटा सा हड्डी जो हमें लेटरल व्यू में दिख रहा है, ये छोटी छोटी हड्डियां, ये हो गया अपना कार्पल बोन जो मैंने बताया था। ठीक, ये जो हमें एक चांद दिखा रहा है, जो हमें यहाँ पे बड़ा चांद दिख रहा था, लेटरल व्यू में ये छोटा चांद है, यहाँ से लेके नीचे तक, ये जो एल्बो जॉइंट बोलते हैं, यहाँ तक नीचे ये जो हमें दिख रहा है, ये एक लाइन दिख रही है, समझ पाए? ठीक है, थोड़ा झूम करके दिखाइए ना, पिक्चर छोटा दिख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है समझ में? ठीक है सर, ठीक है ठीक है। जी सर, जी ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये एल्बो जॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ये जो हमारे हाथ की हड्डी है, ये एल्बो, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में बताइए? कोहनी। कोहनी, कोहनी कोहनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कोहनी है ना, ये इसको बोलते हैं कोहनी। ये काला 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 ये दिख रहा है बीच में, जब भी जॉइंट दिखेगा तो काला दिखेगा, याद रखिए, तो आसानी होगा पहचानने में। समझ पा रहे हैं? यस सर। जी सर। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये ऊपर जा रहा हूं मैं, ठीक, यहाँ तक ये था अपना रिस्ट जॉइंट, जो कि लेटरल व्यू में ये चांद जो दिख रहा था, मैं आपको बता रहा था ना, चांद, और ये हल्का सा बीच में कालापन है, जो गैप होता है नॉर्मली 1 से 2 mm का। उसके बाद ये दूसरा वाला जोड़ है, जो कि कार्पल बोन स्टार्ट होती है, और यहाँ पे आपको एक और कालापन दिख रहा है। इसके बाद जो बोन आती है वो हैंड है, जो कि इसमें एक्सरे में आपको यहाँ पे दिखा पाऊंगा। सर, इस पेशेंट का प्लेटिंग ऑपरेशन हुआ था क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाने हैं, प्लेटिंग हुआ था। तो एक तो आपका अपना नाम बता दीजिए जिसने ये चीज बताई है। मंसूरी जी हैं?
अरविंद कुमार पांडे। पांडे जी, तो पांडे जी आपने एकदम सही बताया ये चीज। एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्या? ठीक है, तो आपने ये जो बताया एकदम सही बताया अरविंद जी। यहाँ पे प्लेटिंग हुई थी, जो फ्रैक्चर है, अब आपको पैथोलॉजी बता देता हूँ कि इस हाथ में क्या दिक्कत है। इसमें बोथ बोन फ्रैक्चर इसको बोलते हैं। जी जी। एक मिनट कॉल रिसीव करके एक मिनट बात करता हूँ। हेलो। ओके सर। मैं आपको एक क्लास कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। जी जी, तो ये आपने जिसने बताया पांडे जी है ना, ये बोथ बोन फ्रैक्चर है। बोथ बोन फ्रैक्चर, ये रेडियस का फ्रैक्चर है और ये अल्ना का फ्रैक्चर है। अब ये फ्रैक्चर हुआ क्यों, और इसकी बहुत बड़ी बात है जो कि अगर समझ सके तो मैं बता भी देता हूँ कि क्या होता है, ये फ्रैक्चर हुआ क्यों। कभी भी आपको ऐसी हड्डी नॉर्मल बोन्स में नहीं दिखेगी। मैंने जो आपको एक एक्सरे दिखाया था, इतनी कम रेशे उसमें नहीं थे। ये जो सफेद इतना अगला भाग नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा सर? जो टूटा हुआ है उसका अगला भाग पोर्शन में नहीं दिख रहा है। जो टूटेगा तो दोनों। हाँ देखिए, तो मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। ये जब टूटा तो ये क्या होता है ना, हड्डी जो हाथ होता है इसका टेढ़ा हो गया है। जब भी हड्डी एक साथ होती है तो ये जो ये देखो हो, ये दो हड्डी एक दूसरे के ऊपर हो गई है। एक नीचे वाली ये हड्डी, ठीक, और ये ऊपर वाली हड्डी है। समझ पा रहे हैं? हाँ ठीक। तो ये दोनों हड्डी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, इसलिए आपको वो ऐसा लग रहा है कि दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे लेटरल व्यू में अगर आप देखोगे तो ये जो एक पोर्शन ये है, ये अल्ना का है, टूटा हुआ पार्ट ये अल्ना है, ठीक। ये और ये दोनों अल्ना बोन है जो टूटी है, और वहीं की वहीं है थोड़ी सी, लेकिन रेडियस का बोन दिख रहे हो? अरे बाबा, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए भाई। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। आनंद प्रसाद मिश्रा जी माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको जो हड्डी है, ये वाली हड्डी, ये रेडियस का टुकड़ा एक है जो कि आगे की तरफ चला गया है, और इसका जो नीचे वाला जो भाग है वो ये दिख रहा है हमें, जो कि ये ओवरलैप हो गया है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। ये जो पार्ट है लेटरल व्यू में मैंने बताया आपको कि एक जैसा दिखता है। हड्डी क्या है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन ये अल्ना बोन है जो कि एक दूसरे से चिपकी है थोड़ी सी। रेडियस जो बोन है, ये मोटी वाली जो हड्डी है ट्रायंगल टाइप की, ट्रायंगल, ये रेडियस है जो कि आगे की तरफ घिसक गई है। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। तो इसलिए हमेशा दो व्यू लेना चाहिए जब भी कभी भी फ्रैक्चर आता है, या कभी भी मरीज को एक्सरे हम लोग एडवाइस करते हैं, तो उससे हम पहचान पाते हैं दोनों व्यू से। हमें यहाँ पे लग रहा है कि एक दूसरे पे चढ़ी है, लेकिन देखिए लेटरल व्यू में ये कितना गैप है, करीब 2 से 3 सेंटीमीटर का गैप होगा इन दोनों के बीच में। तो इसलिए सहायता मिलती है दो व्यू कराने के लिए, ठीक है। इतना आया आपको। और जिसने ये पूछा था मुझसे कि सर ये प्लेटिंग था, तो प्लेटिंग होने के बाद ये क्यों टूट गई, देखिए ये निशान प्लेटिंग का पहले तो आपको बता दूंगी कि उनने कैसे पहचाना। इसमें आपको छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, 1 2, यहाँ पे एक छेद, 3 4 और 5 दिख रहा है। ये छोटे छोटे 5 होल का, हाँ 5 होल प्लेट है, ये करीब 5 होल होगी। तो उसमें कारण ये है इसके फ्रैक्चर का, एक तो हड्डी क्या है, जब उसने जोड़ा होगा, जिनने भी जोड़ा हो XYZ, तो उस समय ये जो दोनों हड्डी का जो बैठना होता है बराबर नहीं बैठी होगी, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा, या तो हड्डी इतनी कमजोर है कि उस प्लेट को नहीं झेल पाई, मतलब ये कि अगर हड्डी ऑलरेडी पहले से कमजोर है, जिसको अस्थि क्षण बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस सुना होगा जी, जो कि फीमेल्स में 50 साल के मेनोपॉज के बाद बहुत कॉमन है, मेल्स में भी कॉमन है। तो एक एज के बाद 50 के बाद ये हड्डियां थोड़ी सी वीक होने लगती है। इसलिए मैं बोल रहा था कि इसके अंदर आपको देखिए तो इसमें ये जो छोटी छोटी रेशम दिखना है, रेशम के धागे जैसी, ये नॉर्मल हड्डी इतनी मुलायम नहीं होती है। तो ये है एक कारण कि ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको अस्थि क्षण बोलते हैं, एक ये कारण है। इसमें या तो फ्रैक्चर सही से बिठाया नहीं गया, या हड्डी कमजोर है, या जब फ्रैक्चर को बिठाया गया तो जो प्लेट होती है, हमें कम से कम फ्रैक्चर के ऊपर 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे स्क्रू लगाना चाहिए। जबकि यहाँ पे आप एक
देख रहे हैं, एक ये स्क्रू दिख रहा है और एक ये स्क्रू दिख रहा है। तो ये जो फ्रैक्चर के पास स्क्रू उतनी ज्यादा इसलिए नहीं लगाया जाता है, कम से कम 2 सेंटीमीटर का गैप होता है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? जी सर समझ रहे हैं। मतलब मान लो ये फ्रैक्चर आपको दिख रहा है, जैसे एग्जांपल ये फ्रैक्चर दिख रहा है, कम से कम 2 सेंटीमीटर का होल ऊपर, 2 सेंटीमीटर होल नीचे छोड़ के हमें स्क्रू लगाना चाहिए। इसमें आप देखिए ये एकदम बारीक सा, एकदम बाजू में ये फ्रैक्चर लाइन ये है, ये फ्रैक्चर इधर है, 2 फ्रैक्चर है, एक ये है फ्रैक्चर, एक ये है फ्रैक्चर। ये अभी मैंने बोला ना ये चिपक गया है, ठीक है, धस गया नीचे आके रेडियस। तो ये इसको ऊपर अगर उठाएंगे तो ये जो फ्रैक्चर के बहुत पास स्क्रू लगाया गया है। तो ये तीसरा कारण है कि ये फ्रैक्चर जुड़ नहीं पाया और फ्रैक्चर जो प्लेट के साथ था वो ये कॉम्प्लिकेशन कर गया। देख रहे हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक छोटा सा छेद यहाँ दिख रहा है। ये छोटा सा छेद का कारण ये है कि जब प्लेट लगाई गई तो प्लेट से आर पार यहाँ से स्क्रू डाला और यहाँ तक उसने फ्रैक्चर कर गया। बात समझे? जी सर। ये मार्बल ये भी ऐसा होता है ना सर? क्या मार्बल डिसीज? मार्बल डिजीज का एक और नाम क्या है? नहीं पता। ऑस्टियोपेट्रोसिस। एकदम सही बोल रहे हो, ऑस्टियोपेट्रोसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन मार्बल बोन की जो कहानी है वो एज देखो, इसका एज कितना है? 47 है। और मार्बल बोन डिजीज जो है वो 20 से 40 के बीच में हो सकता है, ठीक है। उसमें हमें जो मार्बल बोन है जो भी है, जिसने बताया अच्छा बताया बहुत, उसमें ये जो हड्डियां हमें दिखती हैं ये एकदम सफेद दिखती हैं। जैसे ये दिख रहा है एकदम सफेद दिख रहा है, एकदम मार्बल की तरह दिख रहा है। समझ पा रहे हैं? जी सर। लेकिन एक अंतर जो मार्बल बोन डिजीज और ऑस्टियोपोरोसिस जो अस्थि क्षण, इन दोनों में अंतर क्या है बताओ? किसने बताया था? मैंने अरविंद पांडे जी। इसमें सर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी हाई हो गई, डिक्रीज हो गई, और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। हाँ एकदम सही, एकदम सही। तो इसमें क्या होता है, ऑस्टियोपेट्रोसिस में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो रहती है वो बढ़ती जाती है। 2 टाइप की एक्टिविटी हमारे शरीर में होती है बोन्स में, एक ऑस्टियोब्लास्टिक, एक ऑस्टियोक्लास्टिक। ब्लास्ट मतलब बढ़ना, ऐसे याद कर सकते हैं। जो हड्डी को बनाती है ब्लास्ट, वो ब्लास्टिक से होती है। तो वो ऑस्टियोब्लास्ट इस बीमारी में, मार्बल बोन डिजीज में बढ़ जाती है, जिसके कारण मार्बल की तरह हड्डियां होने लगती है, एकदम कड़क होने लगती हैं, और हमें एकदम सफेद दिखेगी वो, एकदम सफेद, जो कि इसमें उतना सफेद नहीं दिख रहा है। ये एक्चुअली जो एक्सपोजर है वो ओवर एक्सपोज एक्सरे लिया गया है, इसके कारण ऐसा दिख रहा है। जबकि ये बोन बहुत कमजोर है। और ऑस्टियोपेट्रोसिस जिसको मार्बल बोन डिजीज बोलते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस में अंतर ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस की जो हड्डियां होती हैं बहुत ब्रिटल होती है, मतलब ब्रिटल मतलब एकदम कमजोर, ठीक है, जो हमें रेशम इतने बारीक से नहीं दिखते हैं। और मार्बल में अपन को तो ये सब दिखेगा नहीं, वो तो एकदम सफेद दिखती है, तो वो थोड़ी हार्ड होती है हड्डियां ऑस्टियोपेट्रोसिस में। बात समझे? ये अंतर है। जी सर। ठीक है, तो ये आ गया समझ में? इसका कॉम्प्लिकेशन क्या था, ये प्लेटिंग की गई थी और क्यों हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। तो हमने घुटना पढ़ लिया। बोलिए सर। इसमें रेडियोग्राफ बोलते हैं ना? हाँ बिल्कुल, रेडियोग्राफ बोलते हैं। क्या? बोलिए बोलिए। अंकित वर्मा जी आप बोल रहे थे, बोलिए। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? ये 2 टाइप का बताया आपने, 2 टाइप की एक्टिविटी होती है, प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, एक होता है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। ऑस्टियोब्लास्टिक उसमें बा आ रहा है, बा मतलब बढ़ना, तो इसमें हड्डियां बढ़ती हैं, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है, जो कि ऑस्टियोपेट्रोसिस बीमारी में हमें मिलता है, ठीक। और दूसरा जो बता रहे थे अस्थि क्षण जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, उसमें ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा होती है ऑस्टियोब्लास्टिक से, ठीक। थैंक यू सर। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ऑस्टियोपोरोसिस और आवाज आपकी पता है अच्छे से आ नहीं रही है, नेटवर्क थोड़ा इश्यू है, एक बार फिर से बोलिए।
सर जी सर एस्ट्रोटोसिस और आटोपिलिया में क्या अंतर होता है? सॉरी, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है समझ में। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है सर। हाँ जी, चेक पे डाल दीजिए, चेक पे। चैट पे डाल सकते हाँ हैं। डाल आगे बढ़ो। यस सर। ओके सर। ठीक है, जी सर। देखिए तो ये उसी पेशेंट का है, उसी मरीज का है। देख पा रहे हैं, ये रेडियस अल्ना बोन है, जो कि अभी ये एपी व्यू है, ये लैटरल व्यू है, ये लैटरल व्यू ये रहा, ये एपी व्यू है। उसी पेशेंट की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें जो प्लेट की बात हो रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया, उसमें ऑपरेशन फिर से किया। उसमें जो कारण था कि फ्रैक्चर रिड्यूस नहीं किया गया था पहली वाली स्टेज में, जब ऑपरेशन उसका वो आया था हाथ लेके, हाथ उसमें हड्डियां जुड़ी नहीं थी, तो उसको प्लेट को निकाल के ये बड़ी प्लेट लगाई गई है। देखिए ये जो प्लेट है 1 2 3 4 5, तो ये 4 होल ऊपर है, 5वां होल फ्रैक्चर पे है, और उसके बाद नीचे 3 होल हो रहा है। मतलब ये कुल मिला के लंबी प्लेट लगाई है। समझ गए जो मैं आपको बता रहा था। यस और ये अल्ना बोन है, अल्ना, ये पतली वाली जो बोन होती है अल्ना बोलते हैं इसको, ULNA। इसमें भी देखिए, उसमें फ्रैक्चर में 2 होल हमें यहाँ पे दिख रहे थे उस वाले एक्सरे में। हम लोग ने इसमें लंबी प्लेट लगाई, कम से कम 1 2 3 ऊपर और 3 नीचे, 4 नीचे, जिससे कि स्टेबिलिटी, हमने ऐसा क्यों किया कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है बोन्स की। ठीक है, समझ गए? सर। ठीक है, कोई बता पाएगा? अभी मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, ये घुटना फीमर फ्रैक्चर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मेरे को ये बता दो कि ये व्यू कौन सा है? नी का है। नी का है, नी जॉइंट एक्सरे है, ये एपी व्यू है। और एक्चुअली फ्रैक्चर होने के कारण लेटरल व्यू ले नहीं पाया, दर्द था मरीज को, तो ये लेटरल, प्रॉपर लेटरल नहीं है, मतलब जो सही लेटरल आपको ऊपर दिखाया था मैंने नी का, है ना? लेफ्ट नी है। हाँ, ये नी का जॉइंट है। ये ऊपर वाली बोन है जो मैंने आपको बोली थी, वो मोटी सी हड्डी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होती है, जिसको फीमर बोलते हैं। जो बॉडी में सबसे मजबूत वाली हड्डी होती है फीमर। क्या सर ये कम्युनेटेड फ्रैक्चर है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम बता दो अपना। अरविंद जी आप ही बोल रहे हैं? सर मैं जी सर, नहीं सर मैं बोल रहा हूँ बालासाहेब देशमुख, मैं पंढरपुर से हूँ। अच्छा, मैंने आर्थोपेडिक में 15-20 साल काम किया है सर। मैं अच्छा, ओके, एक्सपीरियंस है आपको ना, अच्छा बता रहे हैं। देशमुख ना? हाँ सर। बढ़िया, बहुत अच्छा है। अभी क्या कोर्स चल रहा है आपका? अभी इसमें पढ़ाई कर रहे हैं क्या? हाँ सर, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन ऑर्थोपेडिक्स में? नहीं सर, ये बेसिक हेल्थ केयर में। चलिए बढ़िया है, अच्छा, मेरा बहुत अच्छा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डिप्लोमा है सर, और अच्छा, अच्छा। नेचुरोपैथी में मैं बैचलर किया हूँ। ओके, ठीक, अच्छा है। तो देशमुख जी ने जैसा बताया कि ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर है। अब मैं जो लोग और बैठे हैं उनको बताने के लिए आसान भाषा में बता सकता हूँ। कम्युनिटेड मतलब होता है कि कई चूरों में फ्रैक्चर हुआ है। अब वो चूर कैसे पता लगा सकते हैं, ये देखिए, ये पहले एक ये हड्डी दिख रही है आपको छोटी सी, समझ पा रहे हैं सब लोग? जी सर। ठीक है, तो ये फीमर, पहले तो मैं हड्डी बताऊं, ये फीमर बोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये काली सी जो जॉइंट लाइन है, मैंने आपको बताया था, कभी भी जॉइंट दिखेगा ब्लैक दिखेगा, ठीक? ये जॉइंट गैप है। ये नीचे टिबिया बोन है, जो मैंने आपको बताया था, ये टिबिया बोन है मोटी। ये छोटी सी जो हड्डी है पतली सी फिबुला बोन है। अब इसमें जो दिक्कत है वो ये है कि यहाँ से ये फ्रैक्चर है, डिस्टल फीमर फ्रैक्चर बोलते हैं। डिस्टल मतलब होता है दूर का। ऊपर वाला जो होता है कूल्हे के इधर, वो प्रॉक्सिमल एंड होता है, जो घुटने के पास होता है उसको बोलते हैं डिस्टल, दूर का। फीमर वाली बोन की बात कर रहा हूँ। फीमर में 2 एंड होते हैं, एक होता है ऊपर प्रॉक्सिमल, एक होता है डिस्टल। डिस्टल होता है घुटने के जोड़ की तरफ, ठीक है? तो ये डिस्टल फीमर फ्रैक्चर है। इसमें ये फ्रैक्चर जो दिख रहा है ये लाइन है, ठीक है? ये फ्रैक्चर फीमर लाइन है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी बोन दिख रही है, देख पा रहा है? यस सर। एक ये है छोटा सा चिप, ये दूसरा चिप ये है, एक चिप ये फ्रैक्चर है,
इसलिए इसको 3 विभाग में कम्युनिटेड फ्रैक्चर, अगर मोर देन 1 पार्ट अगर फ्रैक्चर होता है एक हड्डी में तो उसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। समझ गए सर? ये कम्युनिटेड बात, ये क्लोज्ड कहलाएगा कि ओपन सर? क्योंकि वो बिल्कुल स्किन तक तो चला गया है। हाँ, स्किन तक चला गया तो उसको भी पहचानने के लिए एक बात है, ये आपको बोन दिख रही है, बोन के बाहर ये सॉफ्ट टिश्यू की एक लाइन दिख रही है हमें, सॉफ्ट टिश्यू, ये जांग का मांस, ये मांस है बीच में, पीछे हो सकता है स्लैब लगाया हो, क्योंकि ये स्लैब जो हम लोग लगाते हैं पीछे की तरफ एक स्लैब प्लास्टर वाला जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो लगाते हैं, तो क्या है ये जो हड्डी है बहुत पास है, एकदम सही बोला। यहाँ पे स्किन है, ये स्किन की मार्जिन होगी या यहाँ पे होगी स्किन की मार्जिन। ये बहुत पुराना एक्सरे है, करीब 2020 का ये, तो अभी मुझे याद तो नहीं है ओपन या क्लोज, लेकिन ये स्किन तक जा रहा है। ठीक है, तो इससे हम बात कर सकते हैं कि ये ओपन फ्रैक्चर होगा। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलें या किसी को इसमें कुछ पूछना है? घुटने से दूर की हड्डी की नाम क्या बोले सर, रिपीट करें? ये जो मोटी वाली जो है टिबिया बोन है, टिबिया TIBI है, और ये छोटी सी हड्डी जो है इसको बोलते हैं फिबुला, FIBUL है। आया समझ में? इसमें कार्टिलेज लिगामेंट कहाँ होता है बताइए ना। देखिए मैंने वही बताना चाह रहा हूँ कि एक्सरे जब भी लेते हैं तो उसमें हमें कार्टिलेज लिगामेंट कभी नहीं दिखता। वो हमें एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसको जांच करना पड़ता है लिगामेंट एक्सरे के लिए। कौन सी है बताइए? MRI सुना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो MRI एक जांच है जिसके लिए हम एक्सरे और MRI, एक्सरे में जब हड्डियां फ्रैक्चर होती हैं तो एक्सरे के लगाते हैं। अगर हमें लग रहा है कि जोड़ बहुत ज्यादा ढीला हो रहा है, जोड़ अपने जॉइंट से निकल के बाहर की तरफ आ गया, तो हम उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं जिसको। वो लिगामेंट, जो लिगामेंट होती है इन दोनों को बांध के रखती है, उसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। जो यहाँ से ये लिगामेंट जाती है इधर से, ठीक है, ये मीडियल एंड ऑफ द टिबिया का ये स्पाइन दिख रही है, टिबियल स्पाइन छोटी सी पतली सी। जी हाँ, तो यहाँ से एक लिगामेंट हाँ मीडियल से लेटरल जाती है, वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होती है। ठीक, जो आगे होती है उसका काम ये होता है घुटने को आगे, जब लचकपन होता है तो आगे भागने से रोकना। बात समझ गए? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है। और दूसरा लिगामेंट होता है जो पीछे की तरफ होता है, जो कि ये लेटरल व्यू में आपको बता पाऊंगा अच्छे से, पीछे से होता है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं जिसको, PCL। वो पीछे, घुटना पीछे ना भागे उसके लिए होता है, समझे? तो हम फ्रैक्चर देख सकेंगे एक्सरे में, MRI में, एक्सरे में अगर फ्रैक्चर जो है वो भी दिखेगा MRI में, और आपका जो लिगामेंट है वो भी दिखेगा। बट क्या होता है कि लोग इतना एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, पैसा भी नहीं देना चाहते हैं MRI कराने के लिए। तो सबसे बेसिक जो होता है, जो सिंपल सस्ता टिकाऊ, जिससे आपको फ्रैक्चर के बारे में पता लग जाएगा, वो आपके लिए एक्सरे सबसे चीप होता है। हम लोग इसलिए एडवाइस करते हैं। बाकी अगर उनके पास है अच्छा, तो हम एक MRI उनको बता सकते हैं, काउंसलिंग अच्छे से करें तो वो करवाने को तैयार भी हो सकते हैं। अगर मान लो ये अगर हमें जोड़ एक्सरे में लग रहा है कि बाहर की तरफ भाग रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं आप MRI भी करा लीजिए, मुझे यहाँ पे लिगामेंट टियर भी लग रहा है कुछ, जो कि हम कंफर्म उसको MRI से बता पाएंगे। ठीक है सर, यदि ACL टीयरिंग हुई है या मेनिस्कस में बल्जिंग हुई है या एक्सट्रूजन हुआ है, हाँ, तो कितने दिन में ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं सर इसके लिए आप लोग? उसके लिए क्राइटेरिया है जो कि कई जर्नल्स और पेपर्स में पब्लिश है कि अगर एक्यूट इंजरी है, मान लीजिए 1 से 2 दिन की इंजरी है, तो हमें उसमें नी ब्रेस इमोबिलाइज करके रखना होता है। जो फ्रैक्चर हेमेटोमा होता है, जो ACL जहां से टूटता है वहां से ब्लीडिंग होती है, जो हेमेटोमा एक कारण होता है। अगर ACL PCL को पहचानना है तो सबसे पहले आपको स्वेलिंग देखना चाहिए। अगर एक्यूट होगा तो स्वेलिंग बहुत ज्यादा होगी, 1 से 2 दिन में स्वेलिंग हेमेटोमा बन जाता है, ब्लड कलेक्शन जॉइंट में, तो हम उसके लिए वेट करते हैं अराउंड 10 डेज या 7 डेज तक कि वो स्वेलिंग भी सबसाइड हो जाए, या हम एस्पिरेट करके उस स्वेलिंग को, एस्पिरेट करने के बाद
उसको नी ब्रेस अप्लाई करते हैं, इमोबिलाइज करेंगे, उसको बोलेंगे कि अगर पेन रिलीफ हो जा रहा है उसका, अगर हमें पता नहीं है अंदर क्या है, नी ब्रेस अप्लाई करेंगे, उसको अगर इंजरी के बाद लग रहा है कि नहीं हमारा कंट्रोल अच्छा है, हम उस पाँव पे चल पा रहे हैं, तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि 7 दिन हो गए हैं, सूजन खत्म हो गई है, अगर उसको लग रहा है कि कमजोरी है, अगर उसको चलने में भचक लग रहा है या लग रहा है कि पाँव में मतलब जैसे टर्न ले रहा हूँ, रोटेशन ले रहा हूँ, तो उसको भचकपन लग रही है, मांसपेशियां थोड़ी सी उसको लूज लग रहा है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तब हम इसमें एमआरआई करा के ऑपरेशन की प्लान करेंगे। ऑपरेशन तुरंत नहीं करते हैं, उसमें भी क्राइटेरिया है। अगर मिड सब्सटेंस टीयर होता है एसीएल के, सबको समझ में आ रहा है ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ? मुझे तो आ रहा है सर, थोड़ा बाकी को हाँ। बता दीजिए। देखो सबके लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो चीज क्वेश्चन पूछा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कैसे अपन पहचानेंगे कि उसको ऑपरेट करना है कि नहीं करना है। तो मरीज जब आता है तो सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, उसमें अगर फ्रैक्चर होगा तो सूजन तुरंत दिख जाएगी आपको। समझ पा रहे हैं सब लोग? हाँ, देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीच में, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मैं तो बोलते जाऊंगा, तो जिसको समझ में आ रहा है वो ठीक है तो पूछिए। अगर फ्रैक्चर हुआ या मान लो फ्रैक्चर ना होके सिर्फ लिगामेंट की इंजरी हुई, जो मैंने आपको पहला एक्सरे दिखाया था सबसे पहला, मैं आपको उस पे ले चलता हूँ। इसमें एक्चुअली एक इंजरी है, वो मैं आपको बताया नहीं था, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है, लिगामेंट के बारे में तो बता दूंगा भी। ठीक है, देखिए इस वाले एक्सरे में आपको ये छोटा सा पीछे एक छोटी सी चिप दिख रही होगी, ये पीछे चिप दिख रहा है, ये देखिए ये चिप दिख रही है जो कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब लगातार कंटिन्यू नहीं है। तो ये जो लिगामेंट की मैं बात कर रहा था, ये आगे की तरफ जो लिगामेंट होता है ये इधर, जो कि एक्सरे पे नहीं दिख रहा है, एमआरआई में दिखेगा, उसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, एसीएल। ठीक है, जो पीछे होता है यहाँ पे, यहाँ से लेके डिस्टल फीमर, ये फीमर के नॉच में जाके लगेगा, फीमर जो बोन है, ठीक है, ये ऐसे प्लीज यूज कलर पेन सर, we are not able to see. ओके because we are seeing in mobile sir, it is very small. ओके आप थोड़ा बड़ा भी करो और कलर पेन भी लो। बिल्कुल मैं यूज करता हूँ, एक मिनट। पॉइंटर लेजर अभी आ रहा है समझ में? आया आपको दिखा? थोड़ा zoom कीजिए। बड़ा हो गया। लेजर दिख रहा है? नहीं, लेजर नहीं दिख रहा सर। लेजर क्यों नहीं दिख रहा? लेजर मेरे को दिख रहा है, एक मिनट रुकिए। पॉइंटर पेन से ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा? नहीं आया सर। साहब पहले व्हाइट बोर्ड पे चलाइए एक बार पेन को। हाँ नहीं, वो एक्चुअली पॉइंटर है, वो उस पे दिख रहा है, व्हाइट पे मेरे उस पे दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। ये जो मैं अभी हाथ, ये आपको दिख रहा है, ये माउस से पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ, ये दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर। नहीं साहब, नो सर। एक्सरे दिख रहा है सर, बाद बाकी कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, कुछ नहीं दिख रहा। व्हाइट स्क्रीन, एक मिनट जरा, अभी कुछ नहीं दिख रहा ना? एक्सरे प्लेन दिख रहा है आपको? जी सर। ये दिख रहा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ दिख रहा है कुछ जो मैंने लिखा है ऊपर? नहीं साहब सर, नो सर। चलिए एक्सरे, ये जूम हुआ, जूम दिख रहा है? हुआ है। यस सर। जूम भी नहीं हुआ। जूम में रुका हुआ है सर। नो सर। जूम अपने से कर सकते हैं अपने अपने फोन में आप लोग? एक मिनट रुकिए। हाँ सर, दिखने लगा। ये पॉइंटर दिख रहा है क्या अभी? हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है? अभी दिख रहा है सर, अभी आ रहा है। दिख रहा है, इंडिकेट करने लगा सर, दिख रहा है। अभी कर रहा है? दिख रहा है सर। ठीक है, हाँ सर, अभी चल रहा है। ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, देखिए इस एक्सरे में एक पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी मतलब कुछ दिक्कत, वो जो मैंने आपको पहले ये नॉर्मल घुटना था, इसमें फ्रैक्चर कहीं नहीं दिख रहा था, ठीक है, लेकिन अभी आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ। ये छोटी सी पीछे की तरफ एक ये दिख रहा होगा, एक छोटा सा चिप, ये दिख रहा है? ये दरार दिख रही है, दरार जी सर, ये ब्लैक दिख रहा है सर। हाँ, ये ब्लैक जी दिख रहा है। ब्लैक।
तो ये जो है ये फ्रैक्चर है। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये पीछे की तरफ ये है फ्रैक्चर, ये छोटा सा चिप बोन है जो कि हम ये लैटरल व्यू में देख सकते हैं। ये एक बोन दिख रही है पीछे, ये छोटा सा टुकड़ा जो कि हमें एपी व्यू में दिख रहा है। और आगे की तरफ लिगामेंट होता है जो मैं आपको बता रहा था, इधर ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये नॉच में जाके फंसता है लिगामेंट, उसको एसीएल बोलते हैं, जो लेटरल व्यू में आपको दिखा रहा हूँ। दिख रहे हैं? यस सर, दिख रहा है। ठीक है। और ये पीछे जो होता है लिगामेंट वो पीसीएल बोलते हैं, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब इसमें जो दिक्कत लग रही है, ये फ्रैक्चर जो दिख रहा है ये एसीएल अवल्जन फ्रैक्चर है। अवल्जन मतलब जो घोड़े की नाल होती है, अगर उस नाल के बेस से अगर टुकड़ा उछल जाए तो क्या होता है, हड्डियों को साथ में ले जाता है वो थोड़ा सा, उसको अवल्जन बोलते हैं। जब लिगामेंट अपने साथ छोटा सा बोन को भी अपने साथ ले जाए उसको अवल्जन बोलते हैं। तो एसीएल अवल्जन फ्रैक्चर, ये छोटे छोटे टुकड़े बोन्स दिख रहे हैं जो कि हमें यहाँ पे ये स्पाइन दिख रहे हैं, टिबियल स्पाइन बोलते हैं। ये छोटी सी ये जो ऐसी दिख रही है, ये आगे की तरफ, ये इसमें दरार दिख रही है काली सी, दिख रहा है? जी सर। तो ये अवल्जन है। हाँ, तो ये अवल्जन फ्रैक्चर था जो कि इतना ज्यादा नहीं था कि ये अपनी जगह से उखाड़ के ले गया। तो जिसने मुझसे पूछा था कि इसको ऑपरेट करेंगे कि नहीं, तो क्या होता है कि अगर पूरा डिस्प्लेस हो जाता है, मोर देन 100% या मोर देन 70% डिस्प्लेस होता है, ये अपनी जगह से उखड़ के ऊपर की तरफ चला गया लिगामेंट, तब हम इसको बांध देते हैं, तब ऑपरेशन की जरूरत होती है। चाहे क्या आर्थ्रोस्कोपी होता है। हाँ, बिल्कुल। इसके दो तरीके हैं। पहले जमाने में लोग इसको ओपन करते थे, अब इसमें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, दूरबीन के द्वारा की जाती है। तो इसमें हाथ का कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मरीज अपने पाँव को ऑपरेट होते हुए भी देख सकता है। कमर में इंजेक्शन लगने के बाद सुन हो जाता है कमर के नीचे, बाकी वो जगह रहता है, वो अपना टीवी पे ऑपरेशन भी देखता है। तो ये इस तरीके का सर्जरी किया गया है इसमें, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसका एक एक्सरे जो आपको जस्ट इसके बाद, ऑपरेशन के बाद ये देखिए, जो आपको पीछे छोटी छोटी जो बोन्स दिख रही वो इसमें अभी पहले से बेहतर हुआ है, देख रहे हैं? तो ये जो है, ये है ऑपरेशन में एक छोटी सी डिस्क होती है, इसको सूचर डिस्क बोलते हैं। ये इसमें धागे जाते हैं, धागे से इस लिगामेंट को बांधा जाता है, तो यहाँ पे सटा दिया जाता है ये ऊपर, ठीक है? समझ गए? तो ये इसका एसीएल अवल्जन फ्रैक्चर था इसमें, जिसको ऑपरेशन के द्वारा इसको सही किया गया। अब अगर एक्यूट इंजुरी है, अगर एक्यूट और क्रोनिक दो टाइप की इंजुरी होती हैं बॉडी में लिगामेंट्स की। अगर एक्यूट इंजुरी है, एक्यूट मतलब 5 दिन हुआ, 4 दिन हुआ या 1 हफ्ता हुआ, तो उसमें हमें पहले वेट करना चाहिए। जो खून भरा है इधर, ये जोड़ों के अंदर ये खून भर जाता है फ्रैक्चर के बाद, इसके अंदर क्या हो जाता है। हाँ, तो हम अगर एमआरआई भी कराएंगे ना एक्यूट इंजुरी में, विदिन 7 डेज, 7 दिन के भीतर फ्रैक्चर के होने के बाद, तो क्या होता है, ये ब्लड दिखेगा पूरा, और हम जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस ब्लड को निकालते हैं, स्प्रेड करते हैं। उसको निकालने का भी एक टेक्निक होता है, वो आपको बताऊंगा बाद में। तो वो ब्लड उसको निकालते हैं जोड़ों में से, जिससे कि जो दर्द है वो भी खत्म हो जाता है। जो ब्लड हेमाटोमा, जो ब्लड इकट्ठा होता है उसको हेमाटोमा बोलते हैं, जो कि बोन मैरो से अराइज होता है, ठीक है? तो वहां से ब्लड पूरा इकट्ठा भर जाएगा, और ब्लड भरने के बाद उसको निकालेंगे, करीब 50-60 ml निकलता है अगर ऐसा होता है, लिगामेंट इंजुरी होती है तो। उसके बाद एमआरआई कराना बेहतर है, उससे आप लिगामेंट को भी पकड़ लोगे, और अगर छोटा सा भी कोई छोटा सा चिप फ्रैक्चर भी होगा तो वो भी बता देगा एमआरआई में। एमआरआई सबसे आधुनिक वाली एक टेक्निक है जो कि लोग उसको बेस्ट मानते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बोलते हैं। मतलब हमें अगर एक तीर से 2 निशाने करने हैं तो वो ये है कि वो फ्रैक्चर भी बताएगा और लिगामेंट भी बताएगा। समझ गए? ब्लड कैसे निकालते? देखिए, ब्लड का एक तरीका है, उसमें लाइट होती है ब्लड निकालने की, कि आपको कहाँ से निकालना है, कहाँ से। ये आपको छोटी सी बोन दिख रही होगी, ये पटेला बोन है, ये दिख रहा है? देख पा रहे हैं? ये जो कि लेटरली होती है, ये हमारा लेटरल साइड है। लेटरल मतलब बाहर की ओर। इसे टोपी भी कहा जाता है ना, पटेला बोन। क्या बोलते हैं?
टॉपी टॉफी टॉपी बोन। नहीं, एक्चुअली मेरे को नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, एक बार टाइप कर दो। टॉपी बोन टॉपी सर हिंदी वर्ड। हिंदी वर्ड, अच्छा ओके ओके, हाँ बोलते होंगे। देखो एक्चुअली इतना ज्यादा आइडिया नहीं है मेरे को हिंदी का, इसलिए मैं आपको एक मिनट में चार्जर लगा लूं जरा, बैटरी डिस्चार्ज। और ठेवना के ऊपर कटोरी जिसको बोलते हैं उसी को टोपी बोल रहे हैं। पटेला पटेला नहीं ठीक है, इंग्लिश वर्ड है उसका, एक्चुअली हम सर से कंफर्म करना था मुझे तो। नहीं ठीक है, बोल रहे हैं भाई, इनको बताओ। सर ब्लड निकालने का आइडिया बता रहे थे। हाँ ब्लड निकालने का, ठीक है। तो देखिए ये जो है साइड कैसे पता लगता है, ये बाहर की तरफ है, ये लेटरल, ये मीडियल। एक अंदर वाला भाग होता है घुटने का और एक होता है बाहर, ये बाहर वाला है। वो कैसे पहचानेंगे, ये जो छोटी हड्डी हमेशा बाहर होती है, छू के भी देख सकते हैं सब लोग, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो जब हम ऐसी, तो हम निकालते कैसे हैं, उसमें ये जो पटेला वाली बोन है वहां पे फील करेंगे इस बोन को, ये जो बोन दिख रही है ये बोन, इसको हम हड्डी पे ग्लाइड करते हैं। ग्लाइड मतलब उसको इसके ऊपर हिलाएंगे, लेफ्ट राइट चेक करेंगे, ठीक है, कि हड्डी यही है या ये कोई टुकड़ा तो नहीं है बोन। उसको अगर दर्द नहीं होगा तो ये हड्डी है, ठीक, पटेला है। उसके बाद यहाँ से इंजेक्शन डालते हैं लेटरल साइड से, बाहर की तरफ से, समझ पा रहे हो? जी। यहाँ से बाहर की तरफ से इंजेक्शन डालेंगे। 16 गॉज की नीडल होती है, 16 गॉज मतलब मोटा उसका जो बोर होता है, ठीक है। और कम से कम 50-60 ml की सिरिंज में 16 गॉज की नीडल लेके यहाँ से इंसर्ट करेंगे और हम लोग एस्पिरेट करेंगे, ठीक। एस्पिरेट मतलब खींचेंगे उस ब्लड को, बात समझे? अब एक टर्म है जो मैं बोलना चाहूंगा, सुपीरियर पोल ऑफ द पटेला, मतलब ऊपर वाला जो भाग होता है पटेला बोन का, ऊपर वाला भाग मतलब ये अपर बॉर्डर, ये ऊपर वाला बॉर्डर, ये अपर बॉर्डर, वहीं से हम एंट्री करते हैं लेटरल साइड से, ठीक है, उसको फील करते हुए। कोई ऐसा नहीं है कि 2 सेंटीमीटर बोलते हैं इधर लो, कुछ नहीं, लेटरल साइड से जाना है, बोन को फील करना है, जहां पे सबसे ज्यादा ब्लड अगर लग रहा है वहीं पे नीडल उस डायरेक्शन में डालते हैं और उसको एस्पिरेट कर लेते हैं, समझ गए? जी सर। और कुछ पूछना चाहते हैं? ब्लड तो क्लॉट हो जाएगा ना सर? ब्लड हड्डी टूटने पर ब्लड क्लॉट हो जाएगा। देखो जो ब्लड क्लॉट होता है वो 2 तरीके से होता है, एक अपना छिल्ला होता है, वहां पे ब्लड क्लॉट होता है, और एक होता है हड्डी के अंदर। तो हड्डी में जो ब्लड होता है उसको आप 5 दिन तक भी निकालोगे तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। क्यों? आप फील कर सकते हो, अच्छा। हाथ से उसको, वो रबरी फीलिंग होती है, रबड़ की तरह फीलिंग होगा। वो जरूर क्लॉट हो रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग में है, मतलब क्या बोलेंगे उसको कि प्रोसेस है, प्रोसेस चल रहा है। हाँ, क्लॉटिंग चल रहा है, यस। तो वो प्रोसेस चल रहा है क्लॉटिंग का, बट वो क्लॉट पूरा तरीके से हुआ नहीं, क्योंकि वो अराउंड 20 से 30 ml होता है। 20 से 30 ml तुरंत एकदम क्लॉट होने में टाइम लगता है। वहां पे अंदर अगर ऐसा क्लॉट हो गया कठोर वाला, तो वो बीमारी चेंज हो जाती है, उसको बर्साइटिस बोलते हैं। बर्साइटिस जो आप पूछना चाह रहे हो ना, क्लॉट अगर हो जाता है ना कड़क वाला जिसमें थक के निकलते हैं, उसको प्री पटेला बर्साइटिस बोलते हैं, ये बीमारी का नाम है। उसमें हमें ये पटेला है, पटेला के जस्ट बाहर ये एक कोन की स्वेलिंग हो जाएगी, कोन मतलब ट्रायंगल की तरह से ये एकदम उभार, हमें यहाँ पे क्लॉट लगेगा, यहाँ पे। और ये जो होता है ये कैप्सूल के अंदर होता है, ये सुप्रापटेलर पाउच है। ये पाउच में जो अपना ब्लड होता है वो इकट्ठा होता है, वो वहीं का वहीं होता है। इसलिए आपने ये कोई पूछ सकता था मुझसे कि अगर ये पाउच अगर है तो ये ऊपर भी तो जा सकता है, लेकिन ये जो पाउच है ये सीमित होता है। इसका कैप्सूल अगर फटा नहीं है, जो कि फ्रैक्चर में फट जाता है तो ब्लड बाहर की तरफ स्किन में भी आ जाता है, लेकिन लिगामेंट इंजरी में कैप्सूल के अंदर ही रहता है, क्योंकि वो कैप्सूल हमारा इंटैक्ट है, मतलब फटा नहीं है। तो सर बाहर आ गया तो फिर उसको ड्रेन पाउच में निकालते होंगे आप? बिल्कुल। तो वो जब ऑपरेशन करेंगे, बिल्कुल इंसिडेंट ड्रेनेज उसका नाम है, प्रोसीजर का नाम है, इंसिडेंट ड्रेनेज करेंगे। बिल्कुल। और रोमोवैक ड्रेन से उसको कनेक्ट कर देंगे, एस्पिरेट हो जाएगा वो, और साथ ही साथ ड्रेन भी होता रहेगा। जी। मतलब द फ्लूइड इज मोर देन 50 ml और 100 ml, हाँ, अगर जजमेंट में आता है तो
बिल्कुल। और उसको निकालने का क्या क्राइटेरिया है? आपने मान लो ड्रेन लगा दिया, तो आप कब निकालोगे उस ड्रेन को? 6 आवर्स और 8 आवर्स। नहीं, देखो उसका एक क्राइटेरिया है आपको कब। नहीं, हाँ ठीक है, वो बात सही है, लेकिन क्या होता है इसके बाद, इसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सीज है, मतलब बवाल बातें होती रहती हैं कि भाई कब निकालना है। तो उसमें ये लिखा हुआ है, अगर लेस देन 15 ml या 10 ml आ रहा है 24 आवर्स में फॉर 3 डेज, अगर आपने चेक किया उसको लगातार, कभी 100 आ रहा है, कभी 20 आ रहा है, तो अगर आपको कंटिन्यूअसली 3 दिन मॉनिटर करना है या 2 दिन, अगर आपका फ्लूइड उस बैग में लेस देन 10 ml है या लेस देन 15 ml है, ठीक है, तो उसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्या यही प्रोटोकॉल है जो आप बता रहे हैं? जी, बिल्कुल। कभी कभी किसी पेशेंट को फ्रैक्चर नहीं होने का स्थिति में फ्लूइड कभी कभी घुटने से निकलता है सर। देखिए वो जो फ्लूइड देखिए कई तरीके से हो सकता है। कोई अगर छोटा सा एक एब्सेस होगा, फ्लूइड कई तरीके से हो सकता है। कई बार जो फ्लूइड होता है उसमें परिवर्तन कई टाइप के हो सकते हैं। जो फ्लूइड होता है उसका नाम होता है सिनोवियल फ्लूइड, ठीक है, जो कि अराउंड अपने नी जॉइंट में 0.2 ml टू 4 ml तक होता है, ठीक। उस सिनोवियल फ्लूइड में अगर कोई इन्फ्लामेटरी बीमारी है, इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन वाली, जैसे गठिया बात, ठीक, तो वो जो फ्लूइड होता है भी हो सकता है। साइनोवाइटिस सर, बिल्कुल साइनोवाइटिस जिसको बोलते हैं, उसमें इन्फ्लेमेटरी अगर कोई बीमारी है, गठियाबाद है, तो वो जो सिनोवियम होता है, जो हमारा सिनोवियल फ्लूइड जिसमें रहता है, उसकी मेम्ब्रेन को सिनोवियम मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, उसमें फ्लूइड कलेक्शन होने लगता है, जो आप पूछ रहे थे। तो उसकी विस्कोसिटी, उसका विस्कोसिटी मतलब उसको जब छूते हैं फ्लूइड निकलता है, तो उसका जो गाढ़ापन है वो चेंज हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी गठियाबाद वाली बीमारियों में अगर वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गया, मान लो घुटने में इन्फेक्शन हो गया, तो वो जो होगा वो पीला कलर का चेंज हो जाता है। नॉर्मली येलो कलर का दिखेगा या अंबर ग्रीन कलर का, अंबर ग्रे कलर का दिखता है अपना नॉर्मल सिनोवियल फ्लूइड। अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो अपना जो रूप है वो दूसरे में चेंज कर लेता है, येलो जो पस होता है ना, उस तरीके से आपको दिखेगा, बिल्कुल। और अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें स्यूडोमोनास ग्रो करता है तो ग्रीन में चेंज हो जाता है। स्यूडोमोनास एक ऑर्गेनिज्म है जो कि घुटने के इन्फेक्शन में, या इसमें मोस्ट कॉमन हमें कल्चर जब कराते हैं तो मिलता है स्टेफ ऑरियस। तो स्टेफ ऑरियस में इन्फेक्शन में येलो दिखेगा, स्यूडोमोनास इन्फेक्शन है तो ग्रीन दिखेगा। तो ये है चीज। बात समझे? जी समझ गया सर। तो फ्लूइड आप ये नहीं बोल सकते कि ये नॉर्मल फ्लूइड है, वो आप उसको देखोगे, जब एस्पिरेट करोगे तो आप चेक करोगे कि ब्लड है तो भाई जरूर अंदर कोई ट्रॉमा है, चोट लगी है। अगर येलो है, और येलो कैसा है, एकदम पतला है जो कि नॉर्मल होता है तो कुछ नहीं करना है। कोई इन्फ्लेमेटरी बीमारी में भी येलो होता है नॉर्मल, उसमें बस काउंट्स बढ़ जाते हैं, वो दूसरी बात हो जाएगी। अगर सर इसको पूरा निकाला जाता है कि नहीं? देखो जितना निकल पाए उतना निकाल देना चाहिए। उसके बाद जिसने मुझसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था बीच में, उसका जवाब नहीं दिया था कि सर ये तो फिर से हो सकता है, मतलब इसमें भरने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए एक तरीका है, आप बचाना चाहते हो वापस से हेमेटोमा ना बने, उसमें ब्लड ना इकट्ठा हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हड्डी वाले विभाग में हम लोग करते हैं, कंप्रेशन बैंडेज जिसको बोलते हैं, सुना होगा। एक पट्टी होती है कॉटन की, उसके ऊपर गमजी रोल बांधते हैं हम लोग। तो गमजी, या आपने देखा होगा क्रैप बैंडेज जिसको बोलते हैं, जो दुकानों पे मिलता है, तो क्या करता है वो कंप्रेशन करके रखता है। वो जो पाउच है जिसमें सामने ब्लड निकाला, उस पाउच को चिपका देता है, और वो पाउच एक दूसरे से जब चिपकता है तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के कारण चिपक जाता है, तो उसमें जो ब्लड था इकट्ठा हुआ था वो नहीं होता है। ठीक है, तो क्लास ग्रे रंग का शेड क्यों दिखाई देता है? क्या ग्रे रंग का शेड क्यों दिखाई देता है? अगर ग्रीन दिख रहा है तो जरूर देखिए, अगर नॉर्मल नहीं दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, तो उसमें कोई ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म की खूबी है, उसको आप पहचान सकते हो अपनी आंखों से देख के। आपने देखा होगा कभी भी ग्रीन पट्टी हो जाती है जब हम लोग वार्ड में जाते हैं,
तो हम देखते हैं कि पट्टी ग्रीन हो जाती है। तो वो ग्रीन तब होती है जब वहां पे जो बैक्टीरिया है उसमें भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम मैंने लिया स्यूडोमोनास, उसको पढ़िएगा। तो स्यूडोमोनास में खूबी होती है, वो घाव को या घाव की पट्टी को जब सोक करता है तो वहां पे ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगता है। उसकी खूबी है कि वो उस नॉर्मल चीज को, फ्लूइड को ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। अगर ग्रीन दिख रहा है मतलब वहां पे बैक्टीरिया की एक्टिविटी चल रही है। बात समझ रहे हैं? तो वो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। करिए सर, कंटिन्यू करिए। तो अपना मेरे को लगता है क्लास का टाइम हो गया है, तो इसी को मैं कंटिन्यू कल करूंगा। 50 मिनट्स का था, तो ये आप भी कंटिन्यू और करना चाहते हैं बताइए। सर और एक बात पूछना था सर, हम थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो एक बात बताओ था सर, हर दिन क्लास कितना बजे से कितना बजे तक रहेगा सर? मेरी क्लास देखिए, मैं तो उनसे बोला हूँ डॉक्टर योगेश जी से कि 1 से 2 ही बोला हूँ क्लास का टाइमिंग। तो आज 2 से 3 उनने करवाया था, तो मैं कल 1 से 2 ही लूंगा, है ना? वो क्लास का मतलब मिसमैच नहीं होगा, कोई दूसरी क्लास नहीं होगी उस टाइम पे ना। 1 से 2 कोई क्लास नहीं है ना? 1 से 2 नहीं है सर, 2 बजे से है इलेक्ट्रोमोपैथिक की। हाँ, तो वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कल मैं 1 से ही लूंगा क्लास, 1 बजे से, और इसी को कंटिन्यू करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो लेट ज्वाइन किए थे तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, जिसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा सा सबको समझ में आना चाहिए, भागने की जरूरत नहीं है। सर और एक बात सर, हाँ और एक बात पूछना था सर, ये व्यू क्या है? एपी व्यू, पीए व्यू, इसका फुल फॉर्म क्या है इसका बारे में? देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, मैं बता चुका था, कोई बात नहीं। ये जो व्यू है, ये 2 है व्यू। एक होता है सामने से जिसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, ठीक है? और ये जो साइड से लेते हैं, घुटने के साइड से, इसको लैटरल व्यू बोलते हैं। समझ पाए? अरे हर्षित राज जी, हर्षित राज जी, वो जंगल में लिखा होता ना, विहंगम दृश्य लिखा होता ना जंगल में, वो अपन बोलते ना व्यू आज का व्यू बहुत बढ़िया था, बोलते वही वाला व्यू है ये। हाँ सर, थोड़ा बहुत तो सर जानता हूँ, लेकिन सर से क्लियर करना बहुत जरूरी है। नहीं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं 1 मिनट फिर से रिपीट करिए। पटेला जो बोन है उसके फ्रैक्चर को किस तरीके से मैनेज करेंगे? आज ही आप अगर सब कुछ पढ़ा देंगे तो फिर सबको वो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो बेसिक से मैं आपको फिर से बताऊंगा। पटेला एक्चुअली, चलिए बता देता हूँ, अगर आपने पूछा है तो आप ही के लिए क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। पटेला बोन पहले दिखाता हूँ आपको, वही चेक कर रहा हूँ, एक्सरे मिलता तो अच्छा रहता। देखिए पटेला का फ्रैक्चर जो है वो कई जगह से होता है। कई बार होता है कि मिड, जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है पटेला का, वो कई बार आप देखेंगे बीच से टूटता है, ठीक है? यंग पेशेंट 40 साल अंदर में है, तो हमारी हड्डियां जो होती है स्ट्रॉन्ग, और वहां पे इसके ऊपर 2 लिगामेंट होते हैं। ये देख रहे हैं, ये मांसपेशियों से जो जांघ की मांसपेशियां होती हैं सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं। यहाँ पे ये ऊपर पे अपर पोल है, ये लोअर पोल होता है, ये ऊपर ये नीचे, ठीक? ये समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये जांघ की हड्डी है तो ये ऊपर वाला हो गया भाग, ये नीचे वाला भाग हो गया। यहाँ पे लिगामेंट अटैच होता है। क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो होती हैं उसका टेंडन जाता है, क्वाड्रिसेप्स टेंडन यहाँ पे ऊपर, ठीक? फिर फ्रैक्चर के बारे में बताऊंगा, अभी ये समझ लीजिए। ये क्वाड्रिसेप्स टेंडन होता है, समझ पा रहे हैं? जो कि हमें एक्सरे पे नहीं दिख रहा है। टेंडन, लिगामेंट, मसल्स एकदम नहीं दिखता है, ठीक है? जी सर। और नीचे की तरफ जो है ये पटेला टेंडन होता है। पटेला, ये पटेला है, पटेला का नीचे इंफ्रा पटेला टेंडन बोलते हैं। ये सुपीरियर पोल हो गया, ये इंफीरियर पोल हो गया, इंफ्रा पटेला टेंडन। ये सुपीरियर बॉर्डर पे क्वाड्रिसेप्स टेंडन, ठीक है? 2 टेंडन हो गए। तो फ्रैक्चर होता क्यों, पहले तो ये समझना पड़ेगा। हमारी जब बॉडी में अपोजिट फोर्स लगे, हमारा घुटने का काम होता है फैलाना। इस हड्डी के काम जो होता है मांसपेशियों का, उसका काम एक ही है, आप इसको एक्सटेंड करना, घुटने को सीधा करना। तो तब आप अपनी जांघ को छू के देखेंगे तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझ रहे हैं, सिकुड़ेगी। ये जब सिकुड़ेगी तो ये पांव को बाहर की तरफ खींचेगी। तो ये जो लिगामेंट होता है ये भी छोटा हो जाता है, और ये जो
पटेला बोन है ये ऊपर भाग जाती है। तो जब भी फ्रैक्चर होता है, जब अपोजिट फोर्स लगता है, आप पाँव सीधा करना चाह रहे हो लेकिन गलती से आपने फ्लेक्स कर दिया, मतलब मोड़ दिया, तो ये फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ गए? तब फ्रैक्चर होता है। अब फ्रैक्चर जो है बीच से भी हो सकता है, अपर बॉर्डर से हो सकता है, लोअर बॉर्डर से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है बीच से होता है। अगर बीच से फ्रैक्चर हुआ है, पहले जमाने में लोग क्या करते थे, एक प्लास्टर होता था, इसमें सीधा पाँव करते थे, दोनों हड्डी अगर अपनी जगह पे है, ज्यादा हिली नहीं है, तो उस कास्ट को बोलते हैं सिलेंडर कास्ट, जो कि सिलेंडर की तरह दिखता है। पाँव को सीधा करेंगे, प्लास्टर कर देंगे, जुड़ जाएगी हड्डी। अगर वो फ्रैक्चर अपनी जगह पे है, हिला नहीं है, अगर फ्रैक्चर अपनी जगह से मोर देन 50% डिस्प्लेस है, मतलब एक के ऊपर एक बैठा नहीं है, आगे की तरफ एक हो गया भाग, एक भाग पीछे की तरफ हो गया, ठीक है, आधा, तो उसमें हम ऑपरेशन के लिए जाएंगे। ऑपरेशन क्या करते हैं इसमें, उसका नाम है टेंशन बैंड वायरिंग। एक ऑपरेशन ये है, ऑपरेशन कई तरीके से हैं, फिर आप थोड़ा ज्यादा चले जाएंगे उस चीज को लेके। तो क्या पूछा था क्वेश्चन आपने, आप बताइए। बताया वही पूछा था सर, है ना? कैसे रिपेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपको जवाब मिल गया या और कुछ बताऊं इसमें, या कुछ आपको कमी लग रही है? वो तो सर्जरी रिकमेंडेड है, उसमें कुछ हो नहीं सकता। हाँ नहीं, हो जरूर सकता है, हो जरूर सकता है। वो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि अगर फ्रैक्चर कितना डिस्प्लेस है, कितना डिस्प्लेस नहीं है, उसके बाद अगर उसके बाद डिस्प्लेस है मोर देन 50%, तो तब करेंगे ऑपरेशन। या अगर आपको लग रहा है कि पटेला की जो बाहर से मांसपेशियां फट गई हैं, कैप्सूल फट गया है, तो आपको सर्कलाज वायरिंग बोलते हैं उसको। एक होता है टेंशन बैंड वायरिंग जो कि हड्डियों में करते हैं, दूसरा होता है सर्कलाज। सर्कलाज मतलब सर्किल बनाना, और सर्किल कहाँ बनेगा, इस कटोरी के आजू बाजू। ये कटोरी है, कटोरी के आजू बाजू से ये जो रेटिनाकुलम होती हैं, ये जब फट जाती हैं तो ये कटोरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाती है, स्वतंत्र बॉडी बन जाती है। तो उस स्वतंत्र बॉडी को हमें क्या करना है कि ये जो बाहर से जो फटी है, उस कैप्सूल से हम लोग आजू बाजू सर्कलाज वायरिंग कर देंगे, वायरिंग। तो उससे क्या होगा कि अपनी जगह पे आ जाएगी, और आप घुटना उसको कम से कम 2 से 3 हफ्ते बाद घुटना मोड़ने के लिए बोलते हैं, जब ऐसा होता है। लेकिन जब हम लोग टेंशन बैंड वायरिंग करते हैं तो घुटना आप तुरंत मोड़ने के लिए बोलते हो, उसको पूरा वजन देने के लिए बोलता हूँ। तो ये प्रोटोकॉल भी हो जाता है, रिहेबिलिटेशन भी हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है, कुल मिला के बोलने का ये। ठीक है सर, और एक बात सुनना सर। हेलो सर। जी हेलो सर। हाँ बोलिए सर। सर आपका सर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ सर, क्या आप ऑर्थोपेडिक सर्जन है क्या सर? जी, मैं बता देता हूँ। मैं डॉक्टर अमित हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक्स मेरा मतलब पेशा है और मैं वही करता हूँ। और फेस नहीं दिख रहा है पूरा सर, स्क्रीन पे अभी तक के फेस नहीं दिख रहा आपका सर। दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। बिल्कुल। तो क्लास पहले यही है कि मेरा एमबीबीएस हुआ है ग्वालियर से, और ऑर्थोपेडिक्स मैंने बनारस से किया है, बीएचयू से, और एपेक्स हॉस्पिटल है वहां से। तो मैं सोचा कि ये चीज करना चाहिए, मेरे पास कॉल आया, मैंने बोला कि मैं क्लास लेता हूँ, और ये फायदेमंद होगी आप लोगों को। मुझे लगता है कि कुछ परसेंट कितना आप समझ में आया वो तो आप लोग बता पाएंगे। सर बहुत फायदेमंद है सर, बहुत ज्यादा समझ में आया। आपके पुराने एचओडी तो भोपाल में ही है सर आजकल? कौन? एक्चुअली मैं बनारस में था। कौन? अच्छा, डॉक्टर बीके जैन गजराजे वाले। अब मैं धीरे धीरे लोगों को जानूंगा। हाँ, डॉक्टर साहब भोपाल में गजराजे के एचओडी, यहाँ पर इसमें आजकल जेके में है, एलएन में। जेके में एचओडी है ऑर्थो के। जी क्या नाम है? पुराने साहब थे वो, डॉक्टर बीके जैन। अच्छा, बीके जैन, वो एचओडी है यहाँ पे आजकल एलएन में। हेलो सर। बोलिए सर। आपका मोबाइल नंबर बताइए, कभी कभी एक्सरे समझ में नहीं आती, एमआरआई तो आपको भेजेंगे व्हाट्सएप में। मोबाइल नंबर बताइए तो सर। 7067 ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है जी, बताना तो दीजिए सर को। देखिए मिल गया। ओके सर, मिल गया ना?
सिग्नेचर तो हो गए, रेजोल्यूशन भी ठीक है, लेकिन तो क्लास को एंड करें। जैसे फोटो अपलोड कर रखा जी साहब, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वशिष्ठ जी ग्रुप में डाल दीजिए, वशिष्ठ जी। जी सर, मैं कर लेता हूँ। नंबर ऐड कर लेता हूँ और सर का जो भी वशिष्ठ जी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, आप ग्रुप में डाल दीजिए सर का नंबर। सर का नंबर ग्रुप में डालने का वो नहीं है सर, और सर से कांटेक्ट में रहेंगे हम लोग, जो भी इंफॉर्मेशन सर का रहेगा तो अपन ग्रुप में दे देंगे। अच्छा अच्छा, है ना? ठीक। और बाकी सर का नंबर शेयर करने से कोई इशू है नहीं अपन को। हाँ, पर बस ये है जो सर इंफॉर्मेशन अपन ग्रुप में डाल देंगे। ठीक। जी सर, ठीक है। जी सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बहुत अच्छा बताया सर आपने। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। आप लोग ने अटेंशन रहा। कल से 1 बजे कंटिन्यू रहेगा सर ना? 1 बजे कंटिन्यू, 1 बजे, ठीक है जी। हाँ राइट, सही रहेगा सर। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके सर।